डूंगरपुर के राजा ने भी अकबर से क्या कर ली? अकबर यहाँ से दिल्ली चला गया। जैसे दिल्ली गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला अकबर को मैसेज किया कि मजाक कर रहे थे हम, तो प्रैंक किया था, प्रैंक वीडियो में देखे, हाथ हिला दो एक बार। दो पहाड़ियों के बीच का पास है ना, किस किस के बीच में? प्रताप और अकबर। अच्छा, मुगल बादशाह खुद तो लड़ने के लिए जाते ही नहीं थे। कहां तक आया था? अजमेर तक आया था अकबर। फिर अजमेर में आके उसने मान सिंह को कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मान सिंह कह रहा था सेना दो, ले जा ले। साथ में एक बंदा और भेजा, आसफ खान। किसको भेजा? तो अकबर की तरफ से दो सेनापति कौन कौन आए बताओ? मान सिंह और आसफ खान। अकबर खुद कहां तक आया था? इधर प्रताप की तरफ से सलूम्बर वाले तो आएंगे, तो सलूम्बर के सामंत कौन थे बताओ? कृष्णदास से। एक ग्वालियर के राजा आए थे, उनका नाम था रामसात तोमर। ग्वालियर के राजा का नाम क्या था? आप याद करो, हमने पढ़ा था कि बाबर जब भारत में आया तो अफगानों को हरा के राज करता है। तो अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती, तो जब भी अफगानों को लगता कोई मुगलों के खिलाफ लड़ रहा है तो वो सामने वाले का साथ देते। जैसे खानवा के युद्ध में महमूद लोदी किसकी तरफ से लड़ा? सांगा। इस बार अफगान किसकी तरफ से लड़ेंगे? प्रताप। और अफगानों की सेना लेके आए थे हाकिम खान सूर। कौन लेके आए थे? हाकिम खान सूर। किसकी सेना लेके? अफगानों की सेना लेके। अफगान आर्मी के साथ आए हुए थे हाकिम खान सूर। मेवाड़ में भील जनजाति रहती है, और भीलों की सेना लेके आए थे राणा पुंजा। कौन आए थे? राणा पुंजा किसकी सेना लेके आए? भीलों की। भील आर्मी लेके राणा पुंजा। अफगान आर्मी लेके कौन आया? हाकिम खान सूर। भील आर्मी लेके राणा पुंजा। और ग्वालियर की सेना के साथ रामसात तोमर, और सलूम्बर की सेना के साथ कृष्णदास चंडावत। प्रताप खुद युद्ध के मैदान में थे, अकबर खुद नहीं आया था। अकबर कहां तक आया था? और उसके दो सेनापति आए हैं, वो कौन कौन है? मान सिंह और आसफ खान। मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाकर भेजा गया तो युद्ध हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी से पहले मान सिंह को किसी भी युद्ध में सेनापति, इंडिपेंडेंट कमांडर, पहले किसी सेना में गया होगा पर सेनापति बना के पहली बार कब भेजा गया? हल्दी घाटी में। तो लिखो मान सिंह के कोष्टक में, पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर, पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर। पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर। दो पहाड़ियां हैं, एक तरफ की पहाड़ियां खमनोर की पहाड़ियां, एक तरफ है गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन कौन सी है? नाम सुने आपने? ज्योग्राफी पढ़ ली। खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है, बनास। कौन सी नदी है? बनास। अकबर के दरबार में एक इतिहासकार था बदायूनी। कौन इतिहासकार है? आपने मिडिवल में उसकी बुक पढ़ी होगी, मुंतखब तवारीख। कौन सी बुक है? वो युद्ध में साथ में आया था। तो वो जब अजमेर से सेना रवाना हो रही थी, उसने कहा मैं भी चलूंगा। लोगों ने कहा यार किताब विताब लिखने वाले आदमी, वहां तलवारें चलेगी भाई साहब, क्या करेगा? उसने कहा नहीं, जब हिंदुओं का खून बहेगा मैं दाढ़ी लाल करूंगा। तो कहा फिर चल ले, खून वहां खूब बहेगा, दाढ़ी लाल पीली तेरे को जो करनी है वो कर लेना। तो बदायूनी युद्ध में खुद आया हुआ था। बदायूनी इतिहासकार है, तो बदायूनी तो वर्णन करेगा। तो बदायूनी लिखता है कि हमारी सेना घाटी के अंदर घुसी, दर्रे के अंदर घुसी। दो पहाड़ियां, बीच में दर्रा है, वहां घुसी। मेवाड़ वालों ने अपनी सेना दर्रे के आगे लगा रखी थी। प्रताप को पता था अपनी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा, तो अंदर घुसने दो घाटी की, फिर देखते हैं। बदायूनी कहता है हमारी सेना जैसे घाटी में घुस के आगे आई, आगे मेवाड़ वाले तैयार खड़े थे। उनका शुरुआती आक्रमण इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास नदी के पास 16 किलोमीटर वापस भागी। बदायूनी कहता है मैं तो पीछे खड़ा था भाई साहब, तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि तीर कहां चलाया जाए, क्योंकि हमारी सेना वापस भाग रही है, पीछे उनके मेवाड़ वाले भाग रहे हैं। तो मेरे पास में नकीब खान खड़ा था। मैं नकीब खान से पूछा, नकीब खान तीर किस पे चलाऊं? अपने सैनिक अपनी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, इनके पीछे मेवाड़ी आ रहे हैं, तो किसको मारूं मैं? नकीब खान ने कहा कि आंख बंद करके तीर चला, मरेंगे दोनों साइड से हिंदू, तेरे को तो हिंदुओं को मारना है, क्योंकि आगे मान सिंह वाली फौज है, मान सिंह वाली फौज आमेर के हैं, वो भी हिंदू है, उनका पीछा करते हुए मेवाड़ी आ रहे हैं, वो भी कौन है? हिंदू। तो बदायूनी कहता आपने तो भाई आंख बंद करके चेपने शुरू किए तीर, पर थोड़ी देर में वो हमारे तक पहुंच गए, फिर मैंने भी चपले हाथ में ली। घाटी से बाहर निकले
तब एक जगह, उस जगह का नाम है बादशाह बाग। कौन सी जगह? मैदान है बादशाह बाग नाम करके। घाटी से बाहर निकले तो बादशाह बाग नाम की जगह पे आके लड़ने लगे। उधर मुगलों की सेना भाग रही थी तो एक फौजी था, उस फौजी का नाम था मिहत्तर खां। क्या नाम है? किसका फौजी है? पर अजमेर से रवाना हो गया तो सैनिकों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि पीछे से और सेना आ रही है, लड़ लेना चाहिए। थोड़ा डर भी लगा कि भाग के अकबर आ गया तो अकबर कहेगा यार तनख्वाह लेते हो मेरी, भगोड़े हो गए युद्ध के अंदर। तो मुगल लड़ने लगे। अब मैदान की लड़ाई है। कौन से मैदान की? बादशाह बाग के मैदान की। अब प्रताप और मुगल है वो आमने सामने लड़ रहे हैं। तभी प्रताप ने देखा कि मान सिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ रहे हैं और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? प्रताप अपने घोड़े पर बैठे, उनके घोड़े का नाम आप तमाम लोग जानते हैं। और प्रताप को बड़ा गुस्सा है। प्रताप को लगा यार मेरी लड़ाई मुगलों के साथ, अकबर खुद आए समझ में आता है, आसफ खान आए, नकीब खान आए, बदायूनी आए, मिहत्तर खान आए, सब समझ में आते हैं। मान सिंह क्या मांग रहा है? कभी बाप बेटे समझाने आ जाते हैं, अभी बेटा सेनापति बन के आ गया और अब मुगलों को छोड़ो, मैं इनको मारूंगा पहले। और प्रताप अपने चेतक को भगाते हुए मान सिंह की तरफ लेके जाते हैं। मान सिंह मुख्य सेनापति, ये तो हो नहीं सकता कि मान सिंह अकेला खड़ा होगा, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी होगी। चारों तरफ सिक्योरिटी लगा रखी। प्रताप सिक्योरिटी को काटते पीटते एकदम मान सिंह के पास पहुंचते हैं। मान सिंह आते के ठीक आगे उसका एक बॉडीगार्ड खड़ा, उसका नाम है बहलोल खान। क्या नाम है? डाकी टाइप का आदमी कि मान सिंह तक पहुंचने के लिए पहले किसको मारना पड़ेगा, और बहलोल खान जल्दी किसी से मरे नहीं। जो बहलोल खान के पास पहुंच रहा उनको बहलोल खान ही यमदूतों के पास पहुंचा रहा। प्रताप इधर से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए लेके जा रहे हैं। उन्होंने एक हाथ में घोड़े की रस्सी पकड़ी, दूसरे हाथ की अपनी तलवार से बहलोल खान को मारा, उसको बीचों बीच चीरा था। या तो महाभारत के युद्ध में भीम जरासंध की टांगे पकड़ के चीर देता है, उसको बीचों बीच से चीरता है, या प्रताप ने किसको चीर दिया था? किसी कवि ने कहा है कि पर दोनों में अंतर है। जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो दो भुज नते पातल ने कर एक। दोनों में अंतर है कि जरासंध को जब भीम ने चीरा था हाथ दोनों लगाए थे, प्रताप का तो हाथ ही एक ही काम आ रहा था भाई साहब, एक हाथ से चीर दिया था। फिर प्रताप ने अपना भाला लिया, मान सिंह पे मारा। तो अब यूं तो हाथी पे भाला लगेगा नहीं, हाथ बहुत ऊपर होता है, तो चेतक अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे टिका देता है। तो उन्होंने अपना भाला लिया, भाला लेके मान सिंह के मारा। मान सिंह बड़ा समझदार सेनापति, हाथी में जो बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? वो ओहदे में नीचे बैठ जाता है, भाला उसके ऊपर से निकल जाता है। वो समझदार था, उसने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा है। चेतक जब पैर उतार रहा था उसके दोनों नाखून कट गए। खुर खुर होते हैं, खुर खुर कट गए। मैं कहता हूं अपने जब नाखून काटते हैं ना उस समय थोड़ा सा ज्यादा कट जाए तो 3 दिन तक वो अंगुली रोटी खाते समय साइड में रहती है। डर सा लगता है कि यार ये ना आ जाए, अपने एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहते हैं उसके वहां। तो पैर में खुर है वो पूरा बाहर निकल रहा है तो बेचारे घोड़े के तो कितना दर्द होता होगा। अब घोड़े से ढंग से नहीं चला जाए। प्रताप को लगा यार अब तक तो बड़ा तेजी से भाग रहा था, अचानक क्या हुआ? नीचे देखा तो घोड़े के लहू लुहान हो रखा उसके पैर एकदम। तो प्रताप घोड़े को बचाने के लिए युद्ध से बाहर निकलते हैं। मेवाड़ में रिवाज था कि जब भी राजा किसी भी कारण से बाहर निकले सादड़ी का झाला लड़ेगा। इस बार जो सादड़ी का झाला था उसका नाम था झाला मान। क्या नाम था? सांगा वाले टाइम कौन था? झाला अज्जा। अब कौन था? झाला, या इसी का एक नाम और है झाला बिद्दा। क्या नाम है? इस बंदे के दोनों नाम मिलते हैं हमें। क्या क्या नाम मिलते हैं? झाला बिदा या झाला मान जो है वो राजमुकुट पहन के लड़ाई करता है। पर तब तक मुगलों के समझ में आ गया था कि पार पड़ेगी नहीं। मान सिंह अपनी सेना को वापस हटा लेता है, पीछे जाके गोगुंदा जाके रुकते हैं। कहां जाके रुकते हैं? बदायूनी वापस लिखता है कि जब हम गोगुंदा के अंदर बैठे थे तो भी हम इतने भयभीत थे, हमें डर लग रहा था कि प्रताप रात को हमला करके मार ना दे कहीं पे, इसलिए हम रात को चारों तरफ 4 दीवारी बना के चुपचाप अंदर बैठे थे। फिर वहां से वापस आए तो अकबर ने पूछा मान सिंह आसफ खान को कि हाँ भाई पकड़ लाए क्या? मान सिंह आसफ खान ने कहा नहीं। तो मार दिया प्रताप को? तो उनका नहीं। तो हरा दिया प्रताप को? तो उनका नहीं। तो संधि कर ली प्रताप ने? कि नहीं। तो क्या सोचकर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और अकबर ने मान सिंह आसफ खान कहा कि आज के बाद दोनों दिखाई देगा ना टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम दोनों। अरे सर सुनो तो सही मेरे को। नहीं, कोई कुछ नहीं सुनना। और अब मैं जाऊंगा खुद मेवाड़ में और मैं बताता हूं प्रताप को कैसे पकड़ा जाता है, मैं पकड़ के लाऊंगा। तो हल्दीघाटी युद्ध के ठीक बाद खुद हमला करने के लिए कौन आ गया था? अकबर उदयपुर आया, मेवाड़ पर अटैक करता है, उदयपुर आया। प्रताप ने अपनी पूरी की पूरी जनता को पहाड़ों में शिफ्ट कर लिया, उदयपुर खाली कर दिया। उदयपुर खाली किया तो अकबर ने कहां पर कब्जा कर लिया? उदयपुर। उदयपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। और उदयपुर पे कब्जा करके उसने अपनी सेना भेजनी शुरू की कि जाओ प्रताप को पकड़ के लाओ। सेना बेचारी डेली पहाड़ों में जाए, कुट पिट के वापस आ जाए। कारण कि सेना को पहाड़ों के रास्ते नहीं पता। प्रताप लोकल है, वो पहाड़ों के रास्ते जानते हैं। मुगल लोकल नहीं है तो वो पहाड़ों के रास्ते जानते नहीं। फिर पहाड़ों में बड़ी सेना जा नहीं सकती, छोटी छोटी टुकड़ियां जाती तो प्रताप अलग से लोकेशन लेके बैठे रहते, उन टुकड़ियों को मारते।
फाइनली अकबर को थोड़े दिनों में समझ आया कि यार पार तो नहीं पड़ रही। पूछा उसने अपने सैनिकों से, भाई क्या है, क्यों पार नहीं पड़ रही? सैनिकों ने कहा, साहब हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, हमें क्या पता रास्ता कौन सा है, किधर बैठे हैं वो लोग। अकबर ने और पता लगा कि यार ये लोग पहाड़ों में तो बेखौफ होके बैठे हैं, इनको पहाड़ों में सप्लाई कहां से आती है, कौन इनको सहायता पहुंचा रहा है पहाड़ों में? तो पता चला डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले सहायता पहुंचा रहे हैं। कौन पहुंचा रहे हैं? तो अकबर ने कहा पहले मैं इनको देखता हूं। तो उसने उदयपुर अपने 2 बंदों को सौंपा, 2 सेनापतियों को। एक तो मान सिंह के अंकल है, उनका नाम है जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम है? किसके अंकल है? और एक बंदे उनका नाम है सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम है? तो अकबर ने किस किस को सौंप दिया और खुद किधर चला गया? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या बोलते हैं अपने? वागड़। तो खुद कहां चला गया? वागड़। पहले वो जाता बांसवाड़ा। कहां जाता है? और बांसवाड़ा का राजा कहा, अरे भाई मैंने सुना यार तुम प्रताप की सहायता करते हो। और बांसवाड़ा राजा ने कहा, सॉरी सर, आज के बाद हम सहायता करेंगे। अकबर ने कहा, संधि करो मेरे से, कि लो कागज लाओ सर, फटाफट लाओ, साइन करते हैं। और बांसवाड़ा के राजा ने किससे संधि कर ली? अब अकबर गया डूंगरपुर, उसने डूंगरपुर राजा का, डूंगरपुर राजा ने कहा, सर वो लाओ पेन तैयार है, अभी साइन कर देता हूँ। डूंगरपुर के राजा ने भी अकबर से क्या कर ली? संधि। अकबर यहाँ से दिल्ली चला गया। जैसे दिल्ली गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर वालों ने अकबर को मैसेज किया कि मजाक कर रहे थे हम तो, प्रैंक किया था, प्रैंक वीडियो में देखे, हाथ हिला दो एक बार। कुल मिला के बांसवाड़ा डूंगरपुर वालों ने अकबर से संधि की, और उस संधि को मानने से क्या कर दिया कि हम कोई संधि नहीं मान रहे। अब इधर अकबर जैसे ही वापस गया, मान सिंह आसफ खान आगे तैयार खड़े थे। मान सिंह आसफ खान ने कहा, वो पकड़ लाए क्या, वो पीछे वो प्रताप ही है क्या? क्यों? अकबर ये कह के आया था, मैं बताता हूं, मैं पकड़ के लाऊंगा। और अकबर ने कहा, छोड़ो रे, अब कल से दरबार में जाना चुपचाप। तो मान सिंह आसफ खान ने कहा, हमने पहले ही कहा था यार, इतना सरल वहां पे। अब अकबर ने अपना एक नया सेनापति भेजा, शाहबाज खान। कौन सेनापति है? और शाहबाज खान को कहा, तेरा एक ही काम है, महाराणा प्रताप को पकड़ के लाना है, और नहीं पकड़ पाए ना तो मेरे को मुंह मत दिखाना। शाहबाज खान ने कहा, साहब पक्का पकड़ के लाऊंगा मैं, वरना आपको मुंह ही नहीं दिखाऊंगा। शाहबाज खान ने पता लगाया कि महाराणा प्रताप कहां पर है। पता चला महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के किले में। कौन से किले में? तो शाहबाज खान कुंभलगढ़ पे 3 अटैक करता है। कितने अटैक करता है? 77, 78, 79। कब कब करता है? कहां पर अटैक करता है? कौन अटैक करता है? किसको पकड़ने के लिए? फिर वो पंजाब चला गया। अकबर को पता चला कि शाहबाज खान की भी पार पड़ी नहीं। अकबर ने कहा, सेनापति चेंज। इस बार नया सेनापति भेजे गए, अब्दुल रहीम। कौन भेजे गए? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। और रहीम जी अपनी सेना को लेके आए। उदयपुर में एक जगह पड़ती है शेरपुर। कौन सी जगह है? और यहाँ शेरपुर में आके बैठ गए। कहां पे आके बैठ गए? रहीम जी का मेवाड़ वालों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, और रहीम जी को यह लगता है कि यार संधि उसी से करनी चाहिए जो संधि करना चाहता है। यदि मैं आपसे संधि नहीं करना चाहता तो लड़ाई करके क्यों कर, मेरे से संधि करनी पड़ेगी, वरना मैं तेरे से लड़ाई कर लूंगा। ये क्या मतलब हुआ? कोई दोस्त बनना चाहे तो बने, नहीं बनना चाहे तो। अकबर यार जबरदस्ती क्यों कर रहा है? तो रहीम जी आ तो गए मेवाड़ में, शेरपुर आके बैठ गए, पर उन्होंने प्रताप पर अटैक ही नहीं किया। कैंप लगाए, वहां बैठे आराम से। सुबह जाते शिकार करने के लिए, शाम को कुछ मार के लाते, खा पी के सो जाते। और हर 7 दिन में अकबर को एक लेटर लिख के भेज देते कि हमने प्रयास किया था, बस पास में पहुंच गए, इस बार बच गया, अगली बार पक्का पकड़ लेंगे। और अकबर उधर से गए, वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड, कीप इट अप, लगे रहो, इस बार पक्का सफलता हासिल होगी तुम्हें। क्योंकि अकबर ये तो कह नहीं सकता कि क्यों नहीं पकड़ पाए। ये कह दे तब तो रहीम जी वापस लेटर लिख के पूछ ले, भाई मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान और तू खुद चारों मिलके बता दो कैसे पकड़ना है, वैसे पकड़ लेंगे भाई साहब। अब उधर प्रताप को उन्हें पता लगा कि भाई मुगलों का अटैक क्यों बंद हो गया। पता चला रहीम जी आए हैं, रहीम जी अपने पर अटैक नहीं कर रहे। तो प्रताप ने जनता का, लो एक बार बाहर निकलो, पहाड़ों से गांव में जाओ, खेती करो, अनाज उगाओ, अनाज लेके आओ अपने अंदर, टैक्स लेके आओ, घोड़ों के लिए दाना लेके आओ, हथियार नहीं बना के लाओ, ताकि मुगलों से लड़ाई और चले लंबी। प्रताप के बेटे, और प्रताप के बेटे का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? और अमर सिंह एक दिन घूमता घूमता उधर चला गया जिधर मुगलों के कैंप थे। मुगलों के कैंप कहां थे? शेरपुर। जाके देखा मुगलों में कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसने आवाज लगाई पास में जाकर, भाई रहीम जी कहां पे है? अंदर से महिलाओं की आवाज है कि रहीम जी घर पे नहीं। उसने कहा, जो कोई है उस पुरुष को बाहर भेजो, भाई मुझे बात करनी है। उनका, भाई सारे पुरुष शिकार करने के लिए गए। उसने कहा, सच्ची? तुम बाहर आ जाओ सारी। वो सारी महिलाओं को गिरफ्तार करके लेके आ गया। कौन? कौन सी जगह से? 1580 की बात है। कब की बात है? अब उधर प्रताप ने देखा, प्रताप जिधर कैंप लगे हुए थे, प्रताप ने देखा कि अमर सिंह आ रहा है, पीछे महिलाएं रोती पीटती भी आ रही है, बेचारी की डाकी कहां लेके जा रहा है, छोड़ दे हमें, हमने तेरा क्या बिगाड़ा। अमर सिंह कह रहा है, चौप फॉलो में।
पास में आए, प्रताप ने पूछा अमर सिंह से, भाई ये कौन है? उसने कहा पिताजी आप साइड में, आई विल हैंडल। अरे है कौन ये तो बता। कि वो रहीम जी है ना? कि हाँ। तो शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो मैंने कर लिया। और प्रताप को पता चला, प्रताप ने कहा नहीं भाई ये गलत बात है। पहले तो अमर सिंह को धमकाया उन्होंने, फिर उन महिलाओं को कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा, तुम मेरी बहन के समान हो, आराम से बैठो, चाहे नाश्ता करो, तुम्हें वापस अभी तुम्हारे कैंप भेज दिया जाएगा। हम कभी भी महिलाओं और बच्चों को युद्ध के मैदान में बीच में लाएंगे, गलती भी आइंदा से इस प्रकार की गलती भी हमारे द्वारा नहीं होगी। अमर सिंह का सॉरी बोल इनसे, अमर सिंह से सॉरी बुलवाई, उन महिलाओं को विद रिस्पेक्ट से सम्मान वापस रहीम जी के पास पहुंचाया। रहीम जी तब तक शिकार करके आ गए थे, रहीम जी ने देखा महिला कैंप में है ही नहीं कोई, तो रहीम जी अपने बाल पकड़ के बैठे हुए। इतने में महिला आएंगे, रहीम जी ने पूछा अरे कहां चली गई थी? महिला ने कहा तुम कहां चले जाते हो, प्लीज घर पे रहा करो, भलाओ बेचारे महाराणा प्रताप का, जुग जुग जिए महाराणा प्रताप, उसके चक्कर में वापस आई है, वरना अमर सिंह तो ले गया था मैं यहां से। और तुम्हारे लिए लेटर भेजा है प्रताप ने, और प्रताप ने रहीम जी के लेटर भेजा कि रहीम जी सॉरी, गलती भी इस बार हम महिलाओं और बच्चों के साथ ये बिहेव किया हमने, आइंदा से इस प्रकार का कोई मिसबिहेव महिलाओं बच्चों के साथ, हम युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे, लेकिन महिलाओं और बच्चों पर किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी। इस बार जो हुआ उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए थे। यार दुश्मन हो तो ये जो महिलाओं और बच्चों का इस कदर माने कि दूसरे दुश्मन की महिलाओं को भी अपनी बहनों के समान माने। रहीम जी उस दिन कहते हैं कि मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप मुगलिया सल्तनत भारत में कितने वर्षों तक रहेगी, मैं नहीं जानता कि अकबर कितने वर्षों तक राज करेगा, पर मैं इस बात को भली भांति जानता हूं महाराणा प्रताप, जब तक धरती पर सूरज और चांद रहेंगे तुम हमेशा याद किए जाओगे। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, इससे बड़ी तारीफ आपकी कुछ भी। लिखो शेर रहे जी। प्रताप इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने युद्ध लड़े, प्रताप इसलिए महान नहीं है कि भाई वो बहुत बड़े योद्धा हुए या उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनसे भी बड़े महान इसलिए हैं प्रताप कि प्रताप का नैतिक चरित्र बहुत महान है। उस समय दुश्मन की महिलाओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना बहुत बड़ी बात थी। प्रताप यदि दुश्मन की महिलाओं के बारे में अपनी बहन बेटियों की तरह रखते हैं, गिरफ्तार करने के बाद उनको वापस भेज देते हैं, तो देखा जाना चाहिए नैतिक चरित्र में वो पुरुष कितना महान रहा होगा। वास्तव में प्रताप के इन्हीं गुणों को वापस सीखने की आवश्यकता, अनुसरण करने की आवश्यकता है। आज भी लोग प्रताप को याद करते हैं, पर प्रताप को याद करते हैं तो केवल वैसी बातें करते हैं, महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई लड़ी थी, वो योद्धा थे, जैसे वो लड़े थे वैसे हमें लड़ना चाहिए। कहां लड़ना चाहिए? अब कहां लड़ाई हो रही है? लोकतंत्र है भाई साहब, डेमोक्रेसी है, इसमें कोई लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई हो रही है फौज में जाओ, फौज में जाके लड़ो। कहना ये चाहिए जिस प्रकार प्रताप ने महिलाओं के सम्मान की रक्षा की हम करेंगे, वैसे प्रताप महिलाओं की इज्जत किया करते थे वैसे हम करेंगे। पर इन मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं करना चाहता, हम अपनी बातचीत का ढर्रा अलग तरफ ही खींच लेते हैं। उस मामले में प्रताप की वास्तविक जो विशेषताएं हैं वो अलग से निखल के नहीं आ पाती, अलग से वो निखरती नहीं है। योद्धा उस समय तमाम लोग रहे थे, योद्धाओं में किसमें कमी है? सांगा कुंभा किसमें आप योद्धा में कमी मान सकते हो? पर उनके बीच में एक राजा की अलग विशेषताएं हमारे सामने दृष्टि गोचर होती है, वो बहुत अलग सी बात है। तो ये प्रताप की एक अलग विशेषता है कि दुश्मन की महिलाओं को भी वो सम्मान पूर्वक वापस भेज देते हैं। ये बात अकबर को पता चली कि रहीम जी तो लुगाइयों को नहीं संभाल पा रहे, तो अकबर ने सेनापति चेंज किया। इस बार अकबर ने अपने एक अंकल को सेनापति बना के भेजा, सुल्तान खान। कौन बंदा था? ऐसा डाकी टाइप का आदमी था सुल्तान खान, अंकल लगता था अकबर का। सुल्तान खान यार, सुल्तान खान ने आगे कहा चक्कर क्या है, ऐसा क्या मेवाड़ वालों के पोदीना है रे जो ये अपने से लड़ रहे हैं? भारत का मुगल बादशाह अपनी सेना भेज भेज के हार गया और मेवाड़ वाले सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। क्या इनके पास पहाड़ों में बैठे बैठे सप्लाई कहां से आती है, हथियार कहां से आते हैं, अनाज कहां से आता है? और लोगों ने कहा साहब इनके पहाड़ों में 4 रास्ते हैं, डूंगरपुर की तरफ एक रास्ता खुलता है देवल, कौन सा रास्ता है? उदयपुर की तरफ इनका एक रास्ता खुलता है देबारी, कौन सा रास्ता है? डूंगरपुर की तरफ कौन सा? उदयपुर की तरफ कौन सा? पाली की तरफ एक रास्ता खुलता है देसूरी, कौन सा खुलता है? देसूरी का रास्ता खुलता है। और राजसमंद की तरफ एक रास्ता खुलता है दिवेर, कौन सा रास्ता है? 4D। 4D। डूंगरपुर की तरफ कौन सा रास्ता? उदयपुर की तरफ, पाली की तरफ, राजसमंद की तरफ। इन रास्तों से सप्लाई पहुंचती है, इन रास्तों से हथियार पहुंचते हैं, इन रास्तों से घोड़े पहुंचते हैं, हम क्या करें? तो उसने कहा रास्ते ब्लॉक करो, अंदर हथियारों की सप्लाई बंद, अंदर अनाज की सप्लाई बंद, भूख मरेंगे तो बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो इनकी सेना कम, अपनी सेना ज्यादा, मरेंगे। सीधा सा तरीका। यदि ये बाहर नहीं आ रहे, अपने को जाना पड़ता है, अपने नहीं जाएंगे, इनको बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया जाए, इसलिए चारों रास्ते ब्लॉक किए जाए। इसलिए उसने कितनी छावनी बनाई, कहां कहां पे?
क्या लिखा है हमने, पढ़ तू। कहां अकबर की जीत बता रखे हैं, उनको फाड़ देना आज, ठीक है। हिस्ट्री री राइटिंग करती है। इतने सालों तक अपने राजस्थान की हिस्ट्री ये कहती थी कि हल्दी घाटी को ड्रॉ हो गया था। क्या हो गया था? पिछले 7-8 साल में अपने इतिहासकारों ने इस बात को प्रूव किया, अपनी किताबों में साफ साफ लिखा हुआ हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप जीत गए थे। और सिंपल उसके एग्जाम्पल है कि बदायूं युद्ध के मैदान में वो कहता हमारी सेना 16 किलोमीटर वापस भागी। तो किसकी भागती है, हारते हुए लोगों की, जीतते हुए लोगों की? ऐसा कौन बादशाह जिसने अपने जीते हुए सेनापतियों को बाहर निकाल दिया हो? कि मान सिंह आसफ खान जीत के, उन्होंने अकबर को कहा अकबर हम जीत के, अकबर ने कहा मुंह मत दिखाना। किसने कहा था जीत के लिए? और यदि हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह आसफ खान जीत के जाते तो अकबर खुद नहीं आता। 4 महीने बाद अकबर को खुद आना पड़ रहा है, इसका मतलब चरमराट भयंकर है। उसको यूं सहन नहीं हो रहा है कि यार मेरी सेना गई और हार कैसे गई। फिर बदायूनी लिखता है कि हमें रात को भी डर लगता था गोगुंदा में सोते हुए भी, इसलिए चारों तरफ 4 दीवारी करके सोते थे। हारी हुई सेना का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ रहता है। उससे भी भयंकर हमारे उदयपुर के इतिहासकार है चंद्रशेखर शर्मा सर, उन्होंने प्रूव किया कि हमें ताम्र पत्र मिले हैं प्रताप के कई। क्या मिले हैं? ताम्र पत्र बताया था, जमीनें दान में देते क्या होते? ताम्र पत्र। हमें कुछ प्रताप के ताम्र पत्र मिले हैं जो हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में जारी किए गए, और उसमें प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें दान में दी है। यदि प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें दान में दे रहा है, इसका मतलब जमीन उसकी है, जमीन उसकी, इसका मतलब युद्ध जीता है वो। यदि वो युद्ध हार जाता तो जमीन अकबर की होती, आप दान कैसे देते? मैं, मेरे पास कुछ होगा तो ही तो आपको दान दे सकता हूं। मैं कहता हूं मैं आपको 3 प्लॉट देता हूं आपको, सर खुद के पास तो एक ही नहीं है, तो हमें कहां से दो? मेरे पास कोई चीज है तो ये आपको दे सकता हूं। तो प्रताप के पास में हल्दी घाटी की जमीन है, इसलिए हल्दी घाटी के आसपास की जमीन है, क्या दे रहा है वो? दान। चलो आगे लिखो, कौन कौन सी 4 छावनियां बताओ? देवल, देबारी, देसुरी और दिवेर। इनमें दिवेर सबसे महत्वपूर्ण छावनी थी। कारण था राजसमंद में पड़ती है, ये अजमेर का रास्ता है। कहां का रास्ता है? मुगलों का राजस्थान में अड्डा कौन सा? अजमेर। ये भी तो सोचने वाली बात है कि मुगल जब मेवाड़ में जाके लड़ रहे हैं तो उनको अनाज कहां से आ रहा है? भाई प्रताप पूरी की पूरी पब्लिक को शिफ्ट करके पहाड़ों में, इसलिए खेती तो हो ही नहीं रही मेवाड़ में, इसलिए पहाड़ों में पब्लिक को सेट कर लिया कि यदि मैदान में रहेंगे तो खेती करेंगे, खेती करेंगे तो खेती पे कब्जा कौन करेंगे? मुगल। इसलिए मैदानों में खेती होनी नहीं चाहिए, तो मुगल भूखे मरेंगे यहाँ पे। तो भूखे मरते लड़ेंगे कैसे? तो मुगल क्या करते? अजमेर से अपनी सप्लाई मंगाते, अजमेर से सप्लाई मंगाते, बीचों मेवाड़ वाले लूट लेते। इसलिए सुल्तान खान ने कहा दिवेर में मैं खुद बैठूंगा, ताकि उधर से अपनी सप्लाई आए तो मेवाड़ वाले उसको लूट ही नहीं पाए। सैनिकों के पास में रसद तो पहुंचनी चाहिए, सैनिकों के पास सप्लाई नहीं पहुंचेगी, सैनिक बेचारे लड़ेंगे कैसे? इसलिए दिवेर में खुद कौन बैठा हुआ है? बाकी सब छावनियों में अलग अलग उसने सेना लगा रखी है। दशहरे का दिन आया, कौन सा दिन आया? अपने पढ़ते हैं दशहरे पे हथियारों की पूजा की जाती है, और पहले ये नियम था कि दशहरे पे हथियारों की पूजा के बाद में कहीं ना कहीं युद्ध किया जाए। हथियार, तलवार म्यान से बाहर निकली है, म्यान में तभी वापस जाए जब खून लगे, खून दुश्मनों का लगे। तब प्रताप ने कहा भाई हमला करना है, बताओ कहां करें? और सब जो मंत्री संतरी बैठे उन्होंने कहा साहब देवल पे कर लेते हैं, किसी ने कहा देवारी पे कर देते हैं, किसी ने कहा देसुरी पे कर देते हैं, पर किसी ने भी दिवेर का नहीं। प्रताप ने कहा भाई दिवेर पे क्यों ना करे? तो उन्होंने कहा भाई दिवेर में मुगलों की सेना ज्यादा है, दिवेर के अंदर जो है वो सुल्तान खान बैठा हुआ है, इसलिए दिवेर के अंदर मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है अपने लिए। प्रताप ने कहा ना, दिवेर सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि दिवेर में मुगल निश्चिंत है, और मुगलों को लगता है कि हम बाकी जगह आक्रमण कर सकते हैं लेकिन दिवेर पर कभी भी आक्रमण करेंगे। इसलिए मुगलों ने बाकी जगह अपनी नफरी बढ़ा दी होगी, नफरी मतलब सेना बढ़ाई होगी, चौकन्ने चौकस हुए होंगे। दिवेर में वो इतने चौकस नहीं है, क्योंकि उनको निश्चिंत हो रहा है, उनको लगता है कि यार इधर से हमला होगा नहीं, अपने दिवेर करते हैं। वहां सुल्तान खान खुद बैठा है, तभी तो वहीं करते हैं अपने। दिवेर पर हमला किया, जितने मुगल बैठे थे सबको मार दिया, भागने नहीं दिया था, या तो सरेंडर किया था या मरमुरा गए थे, या घायलों को बाद में को उठा के लाए थे, उनमें थे। अमर सिंह महाराणा प्रताप को जो बेटे हैं वो सुल्तान खान के भला मारते हैं, आर पार निकाल देते हैं। तो सुल्तान खान के भला आर पार निकल गया था। कहते सुल्तान खान जब घायलों में पड़ा था तो प्रताप मिलने के लिए जाते हैं, और प्रताप ने सुल्तान खान कहा भाई सुल्तान खान कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे। बड़ा सेनापति था तो मिलने के लिए गए, तो अंतिम इच्छा हो तो बता। सुल्तान खान ने कहा मैं उस लड़के को देखना चाहता हूं जिसने मेरे भला मारा है। मैं सुल्तान खान हूं, आंखें यूं बड़ी करूं ना तो डर लगे सामने को, और मेरे भला मारा यार, आर पार निकाला। मारना पड़ता, वो लगा मरता हुआ आदमी है, अमर सिंह अपने कैंप में बैठा, उसको बुलाएंगे तब तक मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसका हाथ पकड़ का ये था। सुल्तान खान उस फौजी को देख के मरता हुआ मुस्कुराता है कि इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं, अब भी इसकी औकात नहीं मेरे भला मारे। बंदा तो कोई और था, मैंने उसकी आंखें देखी है, उसकी आंखों में भयंकर यूं वो था, तेज दिखाई दे रहा था। और महाराणा प्रताप अमर सिंह को बुलाते हैं, अमर सिंह को बुला कहते हैं मेरे वाला ही था। सुल्तान खान कहता है निसंदेह तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो,
और अमर सिंह को मारना पड़ता। आप कहते हैं इसके मुंह में गंगा जल डालते, मरते हुए आदमी मुंह में गंगा जल डालते हैं, अब गंगा जल डाल देते हैं, सुल्तान खान की आंखें बंद हो जाती है, सुल्तान खान बोली बंद हो जाती है, पर वो मरता नहीं, वो तड़पता है बेचारा, क्योंकि उसके भाला फंसा हुआ है। घायल आदमी का जब तक पूरा खून नहीं निकलेगा मरेगा नहीं, और भाला धंस गए चक्कर में खून टप टप धीरे धीरे आ रहा है, क्यों घाव वो नहीं रखा, भाला अंदर ही लगा हुआ उसके पूरा, तो मारना पड़ता। अब अमर सिंह कहते इसका भाला बाहर निकाल दे, ताकि खून एक साथ निकलेगा, मर जाएगा बेचारा, वरना तड़पेगा कई देर तक। अब वो इतना मोटा था सुल्तान खान की, उसके वो भाला अंदर ही अड़ गया। अमर सिंह वो हाथ से खींचे पर भाला नहीं निकले। फाइनली अमर सिंह उसके दोनों पैरों पे पैर लगा खड़ा होता है, भाला दोनों हाथों से खींचता है, तब उसका भाला निकलता है, सुल्तान खान मरता है। जेम्सटोड कहता है ये युद्ध नहीं, मेवाड़ का मैराथन था। क्या था ये युद्ध? मेवाड़ का। अभी पढ़ते हैं मैराथन क्या था, लिखो दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर। कौन से युद्ध को? मेवाड़ का मैराथन का। कौन से युद्ध को? मैराथन यूनान में एक जगह का नाम है। कहां पे? ग्रीस। ग्रीस एक देश का नाम सुना है? ग्रीस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यूनान। यूनान में एक जगह का नाम हो, जगह का नाम है मैराथन। क्या नाम है? मैराथन। ईरान के राजा ने अटैक कर दिया था। कहां के राजा ने? ईरान के राजा ने अटैक किया यूनान पर। मैराथन के मैदान में लड़ाई हुई। कौन से मैदान लड़ाई हुई? कौन से मैदान में? तो अकबर कहता है जैसे ईरान और यूनान के बीच में मैराथन के मैदान में लड़ाई हुई थी, यूनान की छोटी सेना ने ईरान की बड़ी सेना को मैराथन के युद्ध में हरा दिया था, उसी प्रकार दिवेर के लड़ाई के अंदर प्रताप की छोटी सेना ने मुगलों की बड़ी सेना को हरा दिया, इसलिए दिवेर मेवाड़ का। तो मैराथन जगह का नाम है। कहां पे? यूनान। यूनान कहां पे? यूरोप। जेम्सटोड कहां का था? यूरोप। तो वो तुलना तो अपने यूरोप से ही करेगा। मैराथन के नाम की लड़ाई, मैराथन नाम की जगह कहां पे? अटैक कहां के राजा ने किया? यूनान में दो जगह बड़ी फेमस जगह, एथेंस और स्पार्टा। कौन कौन सी? तो उसने अटैक किया था एथेंस पे। कहां पे किया था? तो एथेंस वालों को पहले लगा अकेले जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हालांकि एथेंस अकेला जीतता है। वो स्पार्टा वालों को सहायता के लिए बुलाते हैं। किसको सहायता के लिए बुलाते हैं? तो उन्होंने अपना एक बंदा भेजा कि जाओ स्पार्टा वालों को कहो कि हमारी सहायता करे, मैराथन के मैदान में आकर हमारा साथ दे ईरान के राजा के खिलाफ। एक बंदा दौड़ता हुआ जाता है, फिसीपीडी, क्या नाम था? 2 दिन में 150 किलोमीटर, 2 दिन में दौड़ता हुआ गया, भागता हुआ गया। बरसात के दिन थे, घोड़े चल नहीं रहे थे, भागता हुआ गया। उसने जाके स्पार्टा वालों का, स्पार्टन्स मैराथन के मैदान में हमारी लड़ाई हो रही है, हम एथेंस वाले ईरान से लड़ रहे हैं, पर्सिया से लड़ रहे हैं, प्लीज हमारा साथ देने के लिए आओ। लेकिन स्पार्टा वाले साथ देने के लिए नहीं आए। एथेंस अकेला पर्सिया या ईरान से लड़ा, और एथेंस अकेला पर्सिया ईरान को मैराथन के मैदान में हरा देता है। तो अब जेम्सटोड ने कहा जैसे मैराथन के युद्ध में एथेंस की छोटी सेना ईरान की बड़ी सेना को हराती है, वैसे दिवेर में प्रताप की छोटी सेना ने मुगलों की बड़ी सेना को हरा दिया। तो मैराथन वाले मैदान में सहायता के लिए किसको बुलाया गया? स्पार्टा। लेकिन वो सहायता के लिए एक बंदा कैसे गया था वहां पे सहायता के लिए? दौड़ के। कैसे गया था? कौन से युद्ध में सहायता के लिए? मैराथन युद्ध में। कौन से युद्ध में? लंबी दौड़ लगाई उसने, लंबी दौड़ लगाई। इसलिए आज दिन तक लंबी दौड़ों को क्या कहते हैं? क्योंकि पहली बार वो लंबी दौड़ कौन से युद्ध के लिए लगाई गई थी? पहले बढ़ गई बात। तो दिवेर के युद्ध में किसको मार दिया गया? सुल्तान खान। कौन मार देता है? अमर सिंह वो योद्धा है जिसने दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान को भला मारा, जो उसके आर पार निकाल दिया था। अमर सिंह वो है जो 1580 में मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की सारी बेगमों को गिरफ्तार करके लेके आ गया था। अमर सिंह वो है जो 1573 में मान सिंह जब बातचीत करने के लिए आया तो उससे बातचीत करता है, और उसको कहना है कि भाई दम हो तो कभी अकेले आके दिखाना हमारे मेवाड़ की तरफ। उस अमर सिंह के बारे में हमें किताबों में यह पढ़ाया गया कि वो घास की रोटियां खाता था, और उसके हाथ से एक दिन वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। हरे घासरी रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सुत्यो दुख जाग्यो। हमें लगता है अमर सिंह अंगूठा चूसता रहता था सारा दिन बैठा बैठा। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की स्थिति खराब हो गई थी, और अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहा था और वन बिलाव उसके छीन से भाग गया। हल्दी घाटी युद्ध के टाइम में अमर सिंह की एज है 17 साल। एज कितनी है? क्योंकि मैंने बताया था उदय सिंह के पोता हुआ तब उदयपुर की स्थापना हुई। उदय सिंह का पोता अमर सिंह है। तो अमर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1559। 1559 में आया तो हल्दी घाटी के टाइम 1576 में 17 साल का हो। उसकी पोस्टिंग थी उदयपुर कि हल्दी घाटी में जब ये लोग लड़ रहे थे तो महिलाएं सारी उदयपुर थी। तो लगा कि यदि मुगल कभी महिलाओं की तरफ अटैक करे तो वहां बचाने का काम कौन करेगा? अमर सिंह। तो अमर सिंह वो है जो हल्दी घाटी युद्ध के टाइम उदयपुर में पोस्टेड है। अमर सिंह वो है जो मुगल सेनापति अब्दुल रहीम के परिवार को गिरफ्तार कर लेता है। अमर सिंह वो है जिसने सुल्तान खान के भाला मारा, जो आर पार निकाल दिया। अमर सिंह वो है जिसने प्रताप के मरने के बाद मुगलों से 17 युद्ध लड़े, सारे के सारे जीत गया। हमारे इतिहास की किताबें उसको घास की रोटी खाने तक सीमित कर गई।
हमारे साथ लोचा ये है कि हमने कहानियों को इतिहास बना लिया है। इसलिए कभी तो घास की टोकरी में उदय सिंह है, कभी घास की रोटी में, इस घास से बाहर नहीं आ पा रहा है इतिहास। इसलिए इतिहास को सबसे पहले किससे बाहर लाने की आवश्यकता है? मुझे कोई पर्सनली पूछे कि मेवाड़ में इतने योद्धा हुए, उन योद्धाओं में सबसे अच्छा कौन लगता है? अमर सिंह लगता है। ये क्या योद्धा रहा होगा यार? अमर सिंह के साथ वो विडंबना आई है, वो महाराणा प्रताप के बेटे हैं। बरगद के नीचे दूसरे फल फूल नहीं लगते, बरगद के नीचे दूसरे पेड़ नहीं लगते। महाराणा प्रताप बरगद है, उनके नीचे दूसरा दिखता नहीं है, इसलिए अमर सिंह का कैरेक्टर छुप गया उनके नीचे। बाकी अमर सिंह और बड़े योद्धा है। यदि वो महाराणा प्रताप के बेटे ना होते, महाराणा प्रताप के एक दो पीढ़ी बाद में हुए होते या महाराणा प्रताप से पहले हुए होते, हम अमर सिंह के बारे में बहुत कुछ जानते। लेकिन अब अमर सिंह के बारे में हम एक बात जानते हैं, किसकी रोटी खाते थे? वही मुझे लगता है, वही भाई साहब कहीं पे कोई पुदीने के परांठे बनाए होंगे, घास वही है। मेवाड़ के राणा का बेटा था, यूं थोड़ी घर के झोंपड़ी के बाहर बैठा है, परांठा खा रहा है, गोल कर रखा है, अंदर अचार डाल के वैसे बैठा हुआ है, वन बिलावाया और छीन के भाग गया। कहानियां ऐसी होती है, कहानियां होनी भी चाहिए। हम कवि के, उन कहानीकारों के लाख लाख उनको नमन करते हैं, हम नतमस्तक है कि उन्होंने अपनी कहानियों से, कविताओं से मेवाड़ के इतिहास को अमर कर दिया। मेवाड़ के इतिहास को बताया, राणा के संघर्ष को बताया, किस प्रकार कम संसाधनों के बावजूद लड़े थे वो बताया। पर इतिहासकार तो ध्यान देते हैं, वो तो क्लास की किताबों में घास की रोटियों से बचाते कम से कम, पर हमें कहानियों में केवल और केवल क्या बताएगी? घास। इसलिए गधा भी घास आए ना, इसका मतलब मानना वो बात सच्ची, बड़ी बात। अब जब इसमें मुगल सेना पूरी मार दी गई तो अकबर ने पूछा, भाई अब कौन जाएगा मेवाड़ वालों से लड़ने के लिए? मुगल सेनापतियों ने कहा, रहम कर रहम अकबर, जीते गए हैं, सारे हार के आए हैं, एक की नहीं पार पड़ रही, इस बार तो सारे काट दिए उसने, सिंगल ही नहीं आया, वापस भी नहीं आने दिया है, क्यों भेजना है वहां पे? और अकबर ने कहा, क्या कोई नहीं जा सकता? जब कोई नहीं जाता था ना, अपने राजस्थान वालों में किसी ना किसी को उठ ही जाता था कि मैं चला जाता हूं। अपने वालों को मरने में बड़े मजे आते थे। और मान सिंह के अंकल थे जगन्नाथ कछवाहा। कौन थे? जगन्नाथ कछवाहा ने कहा, सर मैं पंगा लेता हूं एक बार। एक तो 1585 में मुगलों की तरफ से अटैक करने के लिए कौन आते हैं? देखो कब हुआ अंतिम आक्रमण? 1585। प्रताप की डेथ होती है 1597 में। कब होती है? 1597 में। जैसे ही प्रताप की डेथ होती है, अगला राजा बनता है अमर सिंह। कौन बनता है? अकबर ने वापस अटैक किया। अकबर ने मेवाड़ के 3 राणाओं पर अटैक किए हैं, उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह। तीनों बारी उसकी पार पड़ी नहीं। पर 1585 से 1597 में, बीच के 12 साल में अकबर ने प्रताप पर कोई अटैक, इन 12 साल में यदि आपने मीडिएवल पढ़ी होगी तो आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा, इन 12 साल में अकबर का अटैक है काबुल पे, अकबर का अटैक है कश्मीर पे, अकबर का अटैक है पंजाब पे, अकबर का अटैक है बंगाल पे, अकबर का अटैक है बिहार पे, अकबर का अटैक है उड़ीसा पे, अकबर का अटैक है साउथ इंडिया पे। मतलब भारत की तमाम जगह पे आक्रमण है, मेवाड़ पर आक्रमण नहीं है उसका। अकबर इंटेलिजेंट है, वो जानता है कि आरएस में पार पड़ेगी, पटवारी ग्राम सेवक देने पड़ेंगे। उसने सब जगह, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप काबुल बंगाल पर अटैक करो, भारत का पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्से पर आक्रमण को, नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा, इसको छोड़ दो। तो अकबर प्रैक्टिकल बंदा, तो उसको लग गया था कि यार पार पड़ेगी। जगन्नाथ कछवाहा हार के गया यहां से, अब आमेर वाले भी हार गए, मुगल पहले ही मना कर चुके थे, इसलिए वैसे ही सेनापतियों ने आने से क्या कर दिया? मना। इस बार प्रताप का गुस्सा इस बात पर था कि लड़ाई मुगलों के साथ है। सुल्तान खान, रहीम जी, आसफ खान, शाहबाज खान, अकबर खुद, सैयद फखरुद्दीन, ये आते हैं, मुझे ठीक लगता है इनसे लड़ना ही है, मेरी लड़ाई है। ये आमेर वाले क्यों पंचायती करते हैं? कभी भगवंत दास आता है, मान सिंह आता है, कभी जगन्नाथ है। उसने कहा तुम रुको रे। प्रताप आमेर पर आक्रमण करता है, आमेर वालों का एक हिस्सा छीन लेता है, मालपुरा। कौन सा? ये टोंक में मालपुरा पड़ता है, ये बड़ी पैसे वाली जगह थी, इसको छीन लिया। तो अब आमेर वालों को बुद्धि आ गई। अब दोबारा कभी अकबर ने आमेर वालों का कि भाई तुम जाओ, उन्होंने कहा मालपुरा तक तो आ गया, वो आगे आमेर ही बचा है बाद में हमारे पास। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप को समझ में आ गया था कि मुगलों से संघर्ष लंबा चलेगा, लंबे संघर्ष के लिए अपने को धन चाहिए। तो प्रताप को लगा कि गुजरात की तरफ अटैक करते हैं। कहां अटैक करते हैं? गुजरात पे मुगलों का कब्जा था, तो मुगलों के कैंप उड़ा के मुगलों का धन लेते हैं, मुगलों के धन से मुगलों के खिलाफ लड़ते हैं। तो प्रताप गुजरात की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? रास्ते में दोनों भाई प्रताप को एक गांव में मिलते हैं, चूलिया। कौन से गांव में मिलते हैं? और उन्होंने प्रताप को कहा कि आपको कहीं धन के लिए जाने की आवश्यकता, जितना धन चाहिए हम देंगे। तुम भाई धन कहां से लाए? तो इन्होंने कहा हमारे पिताजी बहारमल, भामाशाह और ताराचंद के पिताजी कौन थे? वो आपके पिताजी मतलब उदय सिंह के कोषाध्यक्ष थे। क्या थे? तो हमारे पास मेवाड़ का खजाना पड़ा भाई, मेवाड़ का कोष हमारे पास, ये पकड़ो। और उन्होंने कहा और भी चिंता मत करो, हमारा जो पर्सनल पूरा धन है ये भी ये पकड़ो।
प्रताप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे इतने रुपए ला के दिए थे कि प्रताप अब 25,000 फौजी, कितने फौजी, 12 साल तक